नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक बहुत ही दर्दनाक हादसे के बाद मैं आपसे बातचीत के लिए आया हूं। दर्दनाक हादसा कल दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी और उसमें तत्काल एकदम 28 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए और अभी कुछ लोगों की तलाश अंदर मलबे में जारी है। बहुत बड़ा नुकसान जानो माल का हुआ है और पूरा दिल्ली स्तब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने इसमें अपनी संवेदनाएं, अपना दुख प्रकट किया, शोक प्रकट किया। आज हम इस मुद्दे पे कुछ बात करेंगे कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है, क्यों होते हैं ये इस तरह के दर्दनाक हादसे, क्यों मौत लील लेती है किसी एक अथॉरिटी के या कुछ बेईमान अधिकारियों के लापरवाही से, या यूं कहा जाए कि ये भी ठीक होगा कि कुछ लोगों की अनदेखी से, लापरवाही और लालच से मैं समझता हूं इस तरह के हादसे होते हैं। इनके पीछे टेक्निकल रीजन क्या रहा आपका, वो बाद में जांच का विषय है, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन इस मौत के जिम्मेदार कौन है, हम आज इस बात के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल साहब जुड़े हैं। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट, बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट मैं कहूँगा, सत्यनारायण शर्मा जी हैं। हमारे साथ दुबई से सुषमा राय जी हैं। हमारे साथ मेरठ से एडवोकेट दृष्टि हैं और हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के लीडर उमेश कुमार गिरी जी हैं। हम सब बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। और मैं सबसे पहले बिलाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मैंने अपनी पीड़ा आपको बताई कि ये जो हादसे होते हैं, इनके पीछे मेरा मानना अपना ये है कि इसके पीछे या तो कॉरपोरेशन है जो वहां की देखरेख करती है, या इसके पीछे पुलिस है, या वहां का लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो एमएलए है। इसके पीछे फायर डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट ही नहीं किया, जिन्होंने कोशिश नहीं की कि उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके पीछे वो लेबर डिपार्टमेंट है जहाँ इतनी कंजेस्टेड जगह में 150-200 लोग काम कर रहे थे। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हुआ, इसके लिए आप क्या कहना चाहें बिलाल साहब? देखिए राकेश जी, सबसे पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है तो वो दो तरीके की बिल्डिंग होती है। एक तो ऑथराइज बिल्डिंग्स होती हैं, एक अनऑथराइज बिल्डिंग्स होती है। जो ऑथराइज बिल्डिंग्स होती हैं तो जब वो उनका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि वहां एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं और वो उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि वहां पर उसके जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनकी प्रिकॉशंस पूरी तरह ली गई या नहीं ली गई है। साथ ही साथ वहां उस बिल्डिंग का नक्शा पास किया गया या नहीं किया गया। वहां पर तुरंत जो प्रदूषण विभाग से जो संबंधित लोग थे वो भी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ साथ वहां का जो लोकल काउंसलर होता है वो भी पहुंच जाता है। बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार इस सीमा तक हमारी व्यवस्था के अंदर आ चुका है कि हम सुविधा शुल्क के माध्यम से अपने कामों के कराने के आदी हो गए हैं। और जब ये सुविधा शुल्क, अब हम लोग जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, जब हम उस सुविधा शुल्क के माध्यम से इन सभी लोगों के, चाहे फायर सेफ्टी नॉर्म्स वाले हों, चाहे वो प्रदूषण वाले हों, चाहे वो इसकी मैपिंग वाले हों, चाहे वो इसकी सिक्योरिटी वाले हों, इन सबको जब सुविधा शुल्क के माध्यम से हम किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम जल्द से जल्द पूरा कराना चाहते हैं तो हम ब्राइबरी का इस्तेमाल करते हैं और जिसके चलते ये सब चीजें अनदेखी हो जाती हैं। उसमें सबका हिस्सा होता है, सबका एक फिक्स्ड पेमेंट होता है। अगर आप उस फिक्स पेमेंट को नहीं करते तो ये सभी डिपार्टमेंट वाले, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वहां का लोकल काउंसलर हो, चाहे फायर सेफ्टी नॉर्म्स वाले हो, ये आपको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें सुविधा शुल्क प्रदान कर देते हैं तो आपके लिए सारी सुविधाएं बहुत आसानी से हो जाती हैं और आप इसके माध्यम से जो वैलिड नॉर्म्स हैं उसकी अनदेखी करते हैं। यहां से शुरू होती है ये समस्या कि जब आप फायर सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस हैं उसको अनदेखी करते हैं, जब आप कागजों पर बिल्डिंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए उसकी अनदेखी करते हैं, जब आप पुलिस को पैसा देकर
अपने आप को बाईपास करा लेते। तो ये बेसिकली यहाँ से शुरू होती है ये समस्या, जिसकी वजह से हम सब लोग आज इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है या इन घटनाओं से जूझ रहे हैं। दरअसल इसके लिए वहाँ की एमसीडी, वहाँ का काउंसलर और वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, लोकल पुलिस वाले, सीधे सीधे वो लोग जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको भी सुविधा शुल्क चाहिए होता है और सुविधा शुल्क के चलते ये सब लोग अपनी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं और सारे जो प्रिकॉशंस हैं, सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, सारे जो नॉर्म्स हैं, जो सारी कानूनी बाध्यताएं हैं, उनको बाईपास करके हम आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये बिल्डिंग्स इस तरह की घटनाओं का शिकार होती है। उमेश जी, बिलाल जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कॉरपोरेशन पर, नगर निगम। ये क्योंकि मुंडका जो एरिया है, ये जो बिल्डिंग बनी है, ये कॉरपोरेशन के अंडर में है और इसमें सीधा सा ये आ रहा है कि मुंडका के जो वहाँ के जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे होंगे या वहाँ के जो काउंसलर हैं आपकी पार्टी के हैं, तो इन सब की मिली भगत के बगैर ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो आप जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की? जी जी, मैं वकील साहब को जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, वो तो जर्नलिस्ट है, वो तो जर्नलिस्ट है, वो तो एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, वकील तो जवाब आपसे मांगेंगे कोर्ट में। हमारे पर है सत्यनारायण शर्मा जी हैं, they are going to file the case against the authorities. Yes. सबसे पहले तो कोई भी घटना होती है, हम नेता को टारगेट करना चाहते हैं, किसी भी नेता को। आप बताइए, बिल्डिंग जब कोई बनाता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करता है तो नेता को पता चल जाता है क्या? नहीं। सबसे पहले बिल्कुल पता लगता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी भी आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी, आपके बगल में किसी ने मकान बनाना शुरू किया, वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि उसकी सूचना मैं एमसीडी में करूं, पुलिस में करूं, कंप्लेन करूं? क्यों? कोई हम क्यों करें? तो वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है? पूरा एमसीडी का इतना बड़ा हमला है, आप तनख्वाह चिल्लाते हैं आप कि हमारी तनख्वाह जो है दिल्ली गवर्नमेंट नहीं दे रही है। वो किस बात के पैसे लेते हैं? काउंसलर क्या करेगा? अगर राकेश शर्मा या बिलाल साहब ही कंप्लेंट करेंगे तो फिर वो काउंसलर क्या किस लिए है वहां पर? काउंसलर एक्चुअली में आपको पता है काउंसलर के क्या कार्य हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग में पैसे किस बात के लेते हो? 5 कार्य बताइए काउंसलर के कि ये 5 कार्य है। सब्जेक्ट आज का नहीं है कि काउंसलर के क्या कार्य हैं। Can I raise a question? Yes, सुषमा। काउंसलर का क्योंकि यहाँ पे काउंसलर की जिम्मेदारियों की बात हो रही है। सर उमेश जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक बहुत ही जिम्मेदार पद आप पकड़ के बैठे हैं। आपको ये बातें शोभा नहीं देती कि आप एक बाकी लोगों से पूछें कि क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर मैंने किसी को एक जिम्मेदारी दी है, एक पद दिया है, तो मैं वो ये समझाने के लिए नहीं दिया है कि क्या जिम्मेदारियां मैं आपको बताती रहूं। आई हैव गिवन यू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म, नॉट टू बी क्वेश्चन। But you don't get my point. My point is I get your point. मैं अभी यहाँ पे एक पॉइंट उठाना चाहती हूँ। No. मैं मानती हूँ, चलिए कंस्ट्रक्शन की गलती थी, मैं बोलती हूँ कंस्ट्रक्शन की गलती थी, लैंड डिपार्टमेंट की गलती थी, सरकार की गलती थी। जो बिल्डिंग मैनेजमेंट कर रहा है, जिसने वहां पे बिजनेस चला रहा है, क्या उसको नहीं मालूम है कि यहाँ पे 250 लोग काम कर रहे हैं, एक एग्जिट क्यों है? कुछ भी हो सकता है। आज तो सिर्फ आग लगी है, किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती थी, कोई भी भगदड़ मच सकती थी। क्यों नहीं उसमें स्मोक अलार्म है? क्यों नहीं प्रॉपर फायर सिक्योरिटीज है? और क्यों एक एग्जिट है? 250 लोग जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो, जहाँ 4 लोग रहते हैं, वहां भी हम पूरी सिक्योरिटी देखते हैं कि रात को ताला ठीक से बंद हो जाए, कोई मेरे घर में एंट्री ना कर सके बिना मेरे परमिशन की। और एक बिल्डिंग में जहाँ 250 लोग काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में फायर सिक्योरिटी नहीं है, फायर अलार्म नहीं है, एक एग्जिट है। मजाक है ये? आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप मेरे पॉइंट को गेट नहीं कर पाए। इन्होंने टारगेट वहां के पार्षद को करने की कोशिश करी। कोशिश नहीं कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। एक सेकंड, क्यों नहीं करेंगे? He is responsible.
स्टार्टिंग फ्रॉम द बिजनेस ओनर, फ्रॉम द बिल्डिंग मैनेजमेंट, जो लोग वहां काम कर रहे थे, जो वहां की म्युनिसिपैलिटी है, जो मेट्रो के सामने, एक मेट्रो शहर में, मेट्रो सिटी में मेट्रो के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें एक इतना बड़ा हादसा होता है और आप कह रहे हैं पार्षद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पार्षद तो घिरा हुआ है। नहीं 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 नहीं, आपकी गलती है। आज आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, आप एक सिस्टम को नहीं समझा। आज बिल्डिंग बनी नहीं, पार्षद कब बनाया? 5 साल के अंदर की बिल्डिंग है। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्डिंग जब बनी उस वक्त जो अधिकारी था, चाहे वो किसी का भी हो, वो अधिकारी गलत है। उसने रिश्वत लेके बनाई हो, नहीं बनाई हो, सबसे पहले गलती उसकी है जिसने वो बिल्डिंग बनाई। आदमी उस पर आर्गुमेंट नहीं कर रहा कि उसने ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाई, उसमें और 250 लोग काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा। पड़ोसियों को भी पता होगा कि ऐसा है और तीसरे को भी पता होगा कि ऐसी दिक्कत है। और आज अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में चले जाइए, आप झुग्गियों में चले जाइए, वहां पे कहीं पे भी सिस्टम नहीं है। और इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार पार्षद नहीं है, इस सिस्टम के लिए जिम्मेदार वो अधिकारी है जिसके कार्यकाल में ये उमेश जी, सत्यनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रोक रहे हैं आपको। सत्यनारायण जी बताइए। राकेश जी 1 मिनट दीजिए। हाँ। उमेश जी, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर मैं अगर पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा कहीं पर भी जाकर के कुछ भी कर रहा है और मुझे ये बात नहीं मालूम है, तो मैं 100% उस बात के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर पार्षद 1 महीना भी हो गया उसको ज्वाइन करके और 10,000 साल पुरानी बिल्डिंग उसके एरिया में है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे इस जिम्मेदारी से बच सकता है? आप ये नहीं बोल सकते कि झुग्गी झोपड़ियों में ये जिम्मेदारी ये नहीं है, वहां पर नहीं हो रहा है। नैतिक जिम्मेदारी है, एक सेकंड, एक नैतिक जिम्मेदारी अलग होती है, एक उसके लिए ब्लेम करना अलग होता है। ब्लेम नहीं कीजिए, उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो है, लेकिन ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो घटना बहुत निंदनीय है, इतने लोगों की जान चली गई। और ये खाली मुंडिका नहीं, पूरी दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में यही हाल है। और जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कहीं पे भी नियम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा। उसके 3 कारण है। पहला कारण करप्शन, और ये करप्शन कोई नेता नहीं करता है, अधिकारी करते हैं। अधिकारी चोरी करने का रास्ता बताते हैं, नेता को नहीं आता। नेता नहीं करते हैं। चोरी सत्यनारायण जी कुछ कह रहे हैं, यही रोक रहे हैं, उमेश जी रोक रहे हैं आपको। हाँ, बताएं सत्यनारायण जी। जब आपको ये 3 चीजें मालूम है कि मेट्रो की चीजें हो रही हैं, उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उस पे एक्शन क्या है? एक्शन प्लान क्या है? उसका एक्शन प्लान ये है, मैं खुद गवर्नमेंट में से अपील करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में ऐसी बिल्डिंगें बनती है और जहां पे भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है या अवैध कब्जा होता है, अवैध बिल्डिंग बनती है, वहां पे उस अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जैसे उस अधिकारी की, अगर उस अधिकारी यानी कि रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी पेंशन रोक देनी चाहिए। उस अधिकारी के ऊपर जब सख्त एक्शन होना शुरू हो जाएगा, अधिकारी डरने लग जाएंगे। चलिए, अधिकारी पर तो कर लेंगे, उस काउंसलर को क्या करेंगे? उमेश जी, काउंसलर को क्या करें? अधिकारी को तो छोड़ दो, काउंसलर का क्या करेंगे? उस काउंसलर को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप मेरी बात को फिनिश होने दीजिए। आज किसी अधिकारी की जब नौकरी चली जाएगी, वो काउंसलर की बात क्यों सुनेगा? कहेगा मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं गलत क्यों होने दूंगा? क्यों सुनेगा? आप बताइए ना। आज दिल्ली है, दिल्ली जैसे शहर में काउंसलर उसका जीना आराम कर देते हैं, अगर उसको पैसा नहीं मिले तो। कितना भी ईमानदार आदमी हो, उसको पकड़वा देंगे, पिटवा देंगे, कुछ भी कर देंगे काउंसलर तो। आप ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी सत्यनारायण जी प्रूफ दे रहे हैं आपको। शर्मा बताएं, क्या कहते हैं? This question will go unanswered. He's responsible. He's 100% responsible. उसमें कोई तू मैं नहीं है। आप प्रश्न बदलिए। जी सत्यनारायण जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, देखो पहले तो एक आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि पीछे कुछ साउंड ज्यादा आ रही है। टेक्निकल जो भी असिस्टेंट है उनको थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए एक बार बोल रहे सर। दूसरा ये है, बिलाल जी ने बहुत अच्छे से बात रखी, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उमेश जी जिन चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि करप्शन है और करप्शन की वजह से ऐसा है, तो भैया करप्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? रही बात दूसरी, आज तक दिल्ली के अंदर अगर इस तरह के जितने बड़ी आगजनी हुई है, जो इस तरह के जितने भी बड़े इंसिडेंट हुए हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, कम से कम 250-300 से लोग, उससे भी ज्यादा, अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस मामले पे अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई सरकार का मंत्री या कोई और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के लीडर्स हैं,
वो ट्वीट करके थोड़ी सी देर के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती, और ट्वीट करने से और उस संवेदना से उसके परिवार का आदमी वापस आने वाला नहीं। जिस परिवार ने क्षति मतलब उसको महसूस कर रहा है, उसके दर्द, उसका जो दर्द है वो एक ट्वीट करने से खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अब जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो जैसे अब उमेश जी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी एरिया में, तो एवरीवन नोज इन दिल्ली कि भाई जब भी अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें करप्शन का पैसा पार्षद को भी जाता है, उसमें करप्शन का पैसा एमसीडी को भी जाता है, दिल्ली पुलिस को भी जाता है, जितनी भी एजेंसीज है सबको जाता है। अब यहाँ पे जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे खाली अगर हम ये कहें कि इस फैक्ट्री के ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये बिल्कुल मतलब फिर हम एक तरह से फ्यूचर में इस तरह के आगजनी होने के लिए हम एक तरह से फ्री छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर को, कि कोई भी ऐसे इलीगल तरीके से अपनी फैक्ट्री चलाए, आगजनी करे, कोई मरे जिए, किसी की लाइफ से हमें कोई वास्ता नहीं है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी के ऑफिसर्स की भी है, और जब तक ये हादसे राकेश जी जब तक रुकने वाले नहीं है, जब तक हम किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? अकाउंटेबिलिटी ऐसे फिक्स होगी कि फायर डिपार्टमेंट भी है, फायर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उसके एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, उन सब में फायर नॉर्म्स को फॉलो किया गया नहीं किया गया, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम फायर डिपार्टमेंट का है। मेरा नहीं है कि मेरे पड़ोस में बिल्डिंग बन रही है, मैं कंप्लेंट करने जाऊंगा कि जो इन्होंने फायर नॉर्म्स नहीं अडॉप्ट किए हैं। दूसरा, इसमें लेबर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेबर डिपार्टमेंट, क्योंकि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके एरिया में बकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ इस तरीके से, लेबर ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर है, उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी यही है कि वो एरिया में जाएं, वहां पे मॉनिटर करें उन चीजों को, और किस इंडस्ट्री में कितनी लेबर काम कर रही है, इतनी लेबर वहां पे काम करने के लिए एक मतलब रीजनेबल स्पेस वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, कैसी हजार्डस वहां पे कंडीशंस हैं, लेबर्स के लिए फैसिलिटीज क्या है, फायर इक्विपमेंट्स वहां पे प्रॉपर है या नहीं है, उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स को प्रॉपर तरीके से मालिक जो उनको है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर डिपार्टमेंट की भी है। साथ में अब दिल्ली पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके भी एरिया में दिल्ली पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी ऐसी की ऐसे ही है जैसे फायर डिपार्टमेंट की और ऐसे जैसे लेबर डिपार्टमेंट की है। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जैसे उमेश जी कह रहे थे कि अगर मेरे पड़ोस में अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं उसकी कंप्लेंट करने जाऊं, क्यों करने जाऊंगा भैया? ये निगम पार्षद जो है, हम राकेश जी अगर इसकी बात करें तो ये उसकी ड्यूटी हमारे से पूछ रहे हैं। अभी भैया उनकी ड्यूटी पब्लिक के लिए क्या है ये बताओ ना आप मतलब यू कांट क्वेश्चन अस कि भाई हम बताएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये उनकी ड्यूटी है कि अगर उनके एरिया में कोई प्रॉपर्टी, कोई फैक्ट्री अगर बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन लेना या कंसर्न अथॉरिटीज को उसकी इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी। एक मिनट उमेश जी, प्लीज हैव सम पेशेंस। तो उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को देना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहां तक आप मॉरलिटी की बात कर रहे थे कि भाई मैं तो नैतिकता के तौर पे तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, भैया आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो आप पब्लिकली आके उसको एक्सेप्ट करके बताओ ना। अब इनको सरकार 2-2 लाख रुपए इनको कंपनसेशन के तौर पे दे रही है। राकेश जी, इफ वी डिस्कस प्रैक्टिकली, किसी परिवार में 2 लाख रुपए में उसके क्रेमेशन का दाह संस्कार के बाद के जो रिचुअल्स होते हैं उनका एक्सपेंसेस भी पूरा नहीं होता है। उनके बच्चों का क्या होगा? क्या 2 लाख रुपए में उनका दर्द मिट जाएगा? आज तक दिल्ली सरकार इसके ऊपर चुप बैठी हुई है। और जितनी भी अथॉरिटीज हैं, मैं ये कहता हूं उन सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके, जब तक हम इन सारी एजेंसीज को उनकी जिम्मेदारी तय ना करके उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जब तक ये सारी चीजें फ्यूचर में रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। दृष्टि कुछ पूछना चाह रही है, मैं आ रहा हूँ उमेश जी, आपको दृष्टि कुछ पूछना चाह रही है, कोई क्वेश्चन है दृष्टि के दिमाग में? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके उमेश जी, मेरा कहना यह है, इस हादसे को लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अभी तक वहाँ के एरिया काउंसलर, वहाँ के जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर जो उस वक्त के थे, उनको तो एटलीस्ट अभी तक बिहाइंड द बार हो जाना चाहिए था। बिलाल साहब, यस बिलाल साहब, क्या इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए था? इंस्टीड ऑफ ट्वीट करना कि हमें बड़ा दुख है, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं, हम ये करते हैं, और वो जिन्होंने पैसा खाया, जिनकी वजह से मौतें हुई, वो अपने घर में ऐश कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, इस सब की मैंने आपको पूरी विस्तार से ये व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है इस पर प्रकाश डाला, और उस भूमिका में मैंने सभी पॉइंट्स को ऑलमोस्ट आपके सामने कवर किया था। जिस दिशा में ये डिबेट जा रही है, ये उसी वही आधार है जो मैंने अपनी डिबेट को डेब्यू करते हुए आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट
एक जानकारी के लिए सभी पैनलिस्टों के सामने एक मैं बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं 15-20 साल से दिल्ली के अंदर जर्नलिज्म कर रहा हूं और मैंने सभी संस्थानों को समय समय पर कवर किया है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको मैंने ऑन स्पॉट जाके कवर किया है। दरअसल जब आप फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स की बात करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हमारा लुटियन जोन में पार्लियामेंट ये फायर सिक्योरिटी नॉर्म से अपने आप को एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट अपने आप को फायर सिक्योरिटी नॉर्म से एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। क्यों किए हुए? क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज जो हैं वो आप अपने आप को अथॉरिटीज मानती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा इंस्पेक्शन होगा, पार्लियामेंट कहता है हमारा इंस्पेक्शन होगा। यहाँ पर वही बात आगे खड़ी हो जाती है कि सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। कल को पार्लियामेंट में आग लग जाती है, कल को सुप्रीम कोर्ट के में आग लग जाती है, कैसे निकल के भागेंगे? वहां किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करेंगे? क्योंकि आपने वहां फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, और जहां पर फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स लागू होते हैं वहां आप रिश्वत के माध्यम से व्यवस्था चलती है। तो समाज के अंदर इतनी ज्यादा पेचीदगियां हैं, क्योंकि ये मामला देखिए, जब इंसान की व्यक्तिगत ईमानदारी होती है तो वो अपनी नैतिकता को भी समझता है, अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। जब इंसान व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होता है तो उसके अंदर नैतिकता 24 कैरेट खरी पाई जाती है, और उसकी जिम्मेदारी भी 24 कैरेट सोने की तरह खरी होती है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि उसी के खिलाफ पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमें यहाँ देखने की जरूरत है कि हम अपने आप को किस तरह से नैतिक रूप से अपने आप को ईमानदार बनाएं, ताकि, क्योंकि व्यवस्था का जो यूनिट है वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने आप में भ्रष्ट हो चुका है समाज के अंदर। बट सर हमें चोट तो करनी होगी ना, हमें कहीं ना कहीं चोट तो करनी होगी। मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो जब कोई नैतिक आदमी जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, जब इस जिम्मेदारी को बहुत सारी जगह कंप्लेंट्स करता है, तो उसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है और समाज को उसके पीछे खड़े होने की जरूरत है। उसके बावजूद अगर कोई विधायक, कोई काउंसलर, कोई अधिकारी फिर गलती करता है तो ही शैल बी बिहाइंड द बार्स। वही हमारा कंसर्न है। बिल्कुल, अब इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आप जो बोल रहे थे कि गलत हो रहा है, उसमें हम क्यों बोले? ये बिल्कुल गलत है। क्या? राकेश, जैसा अभी बिल्कुल एकदम नैतिक रूप से सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना चाहता। कानूनन जिम्मेदारी नहीं है, कानूनन जिम्मेदारी नहीं है, तो ब्लेम लगाता है। नहीं, और रही बात उमेश जी, नैतिकता तो मर्जी है मेरी, मैं नैतिक बनूं या ना बनूं। मैं अगर मैं कोई भी, मेरे से मतलब कोई भी, नैतिकता की जिम्मेदारी तो ये है कि मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो रिजाइन करूं, चाहे तो जिम्मेदारी। अब राकेश जी, अब मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं जी। अब इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? एक न्यूट्रल एजेंसी कर सकती है। ना ही एमसीडी करनी चाहिए, ना ही इसके अंदर किसी तरह के अधिकारी मुलविस होने चाहिए। अगर वास्तव में इसकी जांच करानी है तो जुडिशियल प्रोसेस से होनी चाहिए, जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं बाईपास हो जाए और अपने कोई उस जांच को इन्फ्लुएंस न कर पाए। उस जांच के बाद जो भी जिम्मेदार होता है उसको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, और उसको समाज के अंदर सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सब लोगों को नैतिक पत्थर मारने चाहिए। सर वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा उमेश जी से वही तो सवाल था कि न सिर्फ काउंसलर, मैं तो वहां से आ रहा हूं, जैसे ही इलाके में किसी प्लॉट पर ईंटें आती हैं, बदरपुर रोडी सीमेंट आता है, तुरंत 5 मिनट बाद वहां का बीट का कांस्टेबल आ जाता है कि भाई क्या हो रहा है, आपने परमिशन ली? तुरंत जो है, जो इंजीनियर का जो प्यादा है, जिसको मेट बोलते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं, वो आ जाता है कि भैया क्या हो रहा है, कि बिल्डिंग बनने के कागज साहब से मिल लो। और वो एक कवायद शुरू हो जाती है
बिना उसके आप एक ईंट नहीं लगा सकते। अगर आपने पुलिस बिल्कुल वालों सच को बात है ये। इवन हाँ, पीसीआर पहुंच जाती है कि साहब कंप्लेंट आई है, आपने सामान ये बाहर तो मैं सड़क पे रख दिया। तो ये सब ये जब पैसा ये लेने तो में यही तैयार बात थे, तो आप मैंने अब हादसे के यही वक्त तो वो बात पीछे मैंने कैसे रह रखी है सकते कि हैं? यही तो बात मैंने कही है कि इसलिए अब निष्पक्ष जांच की जरूरत है। निष्पक्ष जांच में जिसका भी नाम आए, जो भी अधिकारी शामिल हो, बशर्ते उन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सर उसको जांच बिहाइंड दी बार्स में होना जांच चाहिए। में अभी कुछ तक चीजें, बिलाल जी, हाँ, जांच का सवाल जहां तक है, अभी तक पुलिस ने सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स को अरेस्ट करके और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर दिया, सिर्फ इतने से ही दायरे में कि वे दे हाँ, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू। अब लेकिन जहां यहाँ पर तक पुलिस ने क्या गलती करी है? पुलिस ने क्या गलती करी है? यहाँ पर एफआईआर के अंदर उन्होंने जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन पर उसकी जो नेग्लिजेंस मुकदमा दिखा कायम दी, किया है, उसकी नेग्लिजेंस। उसको ये तो दिखाया कि गैर इरादतन हत्या दिखा दी। ये तो ऐसा जब हो आप गया गैर इरादतन हत्या दिखा रहे हैं तो इंटेंशन ही नहीं है मारने वाले की, बिलाल तो बरी हो जाएगा। साहब, ये तो ऐसा हो गया कि किसी के घर में चोरी हो गई तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, क्योंकि आपने अपने संसाधन ठीक नहीं रखे थे, ताले ठीक नहीं लगाए थे, आपने इसलिए चोरी दरवाजे हो गई। अच्छे नहीं रखे थे क्वालिटी के, तो इसलिए आपके घर में तो चोरी हुई और आपने न चाहते हुए चोरी करवा ली अपने घर में। यही हुआ ना? राकेश जी, यही बिल्कुल तो सही, यही तो करेक्ट यही हुआ। ये राकेश नहीं जी, हुआ मैं कि यही जिन्होंने चोर थे, जो एमसीडी के काउंसलर चोर था, जो एमएलए चोर था, जो जूनियर इंजीनियर चोर था, वो अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। जांच होती हाँ, रहेगी, एग्जैक्टली जांच होती मैं रहेगी। यही तो बता अब वो मैं फायर अभी यही का तो तक वो इशारा फायर सबसे इंस्पेक्टर जो घूस लेता है हर फैक्ट्री में जाकर के, ही शुड बी बिहाइंड द बार इमीडिएटली। एग्जैक्टली मैं यही जांच तो शुरू बताना होगी। चाह रहा हूँ लेबर इंस्पेक्टर भी कि लेता है। अब लेबर जब इंस्पेक्टर जब है, और आप दुनिया एनजीटी वाले हैं, और बहुत लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी यस, डिपार्टमेंट है, देखिए उन्होंने मीटर दिया है, उन्होंने क्या क्या वहां देखा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट राकेश है। जी, मैं इसी पॉइंट को तो रेज कर रहा हूं कि जब आप इस चीज को सॉल्यूशन पर आते हैं कि आप इस समस्या की डोर पकड़ना चाहते हैं, तो पहली गलती पुलिस वाले ने कर दी। यही से वो शक पैदा होता है कि आपने फैक्ट्री ओनर के साथ गैर इरादतन हत्या दिखा दी, क्योंकि आपकी डीलिंग हो गई है पुलिस वालों की। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यही हादसा, मैं बताना एक चाह रहा आपको हूं। याद हो, उपहार हादसा हुआ था 27 साल पहले लगभग। क्या ये उपहार मजाल है अगर हादसे पुलिस में वाले हाँ, पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी थी, आपके पुलिस ध्यान होगा, सेटिंग कर चुकी है, उस वहां पुलिस चौकीदार सेटिंग कर चुकी है। और जो वो टिकट अंदर वो जो बैठा था टॉर्च में, उनके खिलाफ एक लिख दिया था कि इन्होंने कुर्सियां एक्स्ट्रा लगा दी, इसलिए उपहार हादसा हो गया। ये तो बाद में वो क्योंकि लोग, उन्होंने केस लड़ा, और वो जो उपहार के जो मालिक थे अंसल ब्रदर्स, उनको बिहाइंड द बार कराया, और वो बहुत लंबा एक मुकदमा, लंबी लड़ाई चल रही, आज तक भी चल रही है। तो यही इसमें सेम सीधा इसमें है, हाँ, सेम कहानी यहाँ भी है। इसमें सीधा पुलिस को पार्टी बना लेना चाहिए। पुलिस पुलिस ने इस पार्टी तरह है की इसमें, पुलिस पार्टी गैर बनेगी। इरादतन हत्या कैसे दिखा दी आपने? कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास? आप फैक्ट्री चला रहे हो, अनऑथराइज कॉलोनी में फैक्ट्री चला रहे हो, आपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप चोरी छुपे काम कर रहे हो, तो गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं, आप कैसे दिखा दी आपने? ये पुलिस का पहला फॉल्ट है। पुलिस को पार्टी बनाने चाहिए, और इसकी जब आप निष्पक्ष जांच करते हैं ना, जुडिशरी जांच, तो वहां पर उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कि ये एनओसी कहां से दी गई, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहां से दिया गया, पहला सर्टिफिकेट किसने दिया, कौन अधिकारी थे, बुला लेना चाहिए, ताकि ये उदाहरण पूरी दिल्ली के अंदर एक नजीर बन सके। इसकी आपको डोर पकड़नी होगी, इसका सिरा तो पकड़ना होगा ना। ये पहली गलती पुलिस ने कर दी वहां। जी सुषमा जी क्या कह रहे हैं? जी थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए मुझे। जी 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 बोलिए। दूसरी चीज ये है कि समस्या हमें पता है, हम सब कुछ जान रहे हैं, हमें मालूम है कि इस समस्या की बुनियाद क्या है, और इसका अंजाम भी आज हम देख रहे हैं, और उस समस्या का समाधान भी हमें मालूम है। और बीच में जो डोर हमें कनेक्ट कर रही है, क्या सिर्फ वो भ्रष्टाचारी है? यही सवाल, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। यस यस, मैं बिलाल जी की बातों से सहमत हूँ, बिलाल जी ने बहुत ही बारीकी से इन चीजों को समझाया, लेकिन मैं एक स्टेप वाइज जाऊं। एक इंसान का बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, उसे सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है, यानी वो आजाद है।
तो उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज एन एडेड एडवांटेज और एडेड बेनिफिट हम उसे सारी चीजें बताते हैं, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अब अगर मैं अपने एक बुनियादी एक नैतिक बातों की, जो नैतिक जिम्मेदारी की जो बातें हो रही थी, मैंने सारे नैतिक जिम्मेदारियां जो मेरे देश के प्रति हैं, मेरे राज्य के प्रति हैं, मेरे परिवार के प्रति, मेरे ख्याल से मैंने स्कूल में किताबों में पढ़ा है। जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो मेरी सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं किसी की आजादी में खलल ना डालूं। दूसरी चीज, अगर कोई मेरे पड़ोस में घर बना रहा है तो वो मेरा पड़ोसी है, मैं उसकी कंप्लेन करने नहीं जाऊंगी। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो ये उस अथॉरिटी का काम है जिसको मैंने पद दिया है और जिम्मेदारी दी है और उसके ऊपर भरोसा किया है कि वो उस चीज को, उस बात को उठाएगा। मुझे रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए, आपका मौका आएगा। आपको ही सरकार में बिठाया गया है, आपको बोलने के लिए बिठाया गया है। सो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। इफ यू क्रॉस द बॉर्डर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अपने घर के लिए जिम्मेदार हैं। मैं अपने घर के, अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैं स्कूल चलाती हूँ तो उस स्कूल के लिए 100%, अगर स्कूल का रिजल्ट खराब है, भले ही मैं क्लास में जाके नहीं पढ़ाती, मैं नहीं देखती, पर मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम आंसरेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो अगर मेरे एक छोटे से एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई है, पूरा प्रदेश, पूरा देश उसके लिए जिम्मेदार है, कोई एक जिम्मेदार नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ एक डोर पकड़ के बैठे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार आज शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ था, ये सरकार से शुरू हुआ है या इस सरकार से पहले शुरू हुआ था? अगर ये भ्रष्टाचार इतनी पुरानी बीमारी है तो उस पर डिबेट करके कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक्शन में आइए, चाहे आप पत्रकार हैं या आप सरकार हैं या आप कोई भी है। अगर आप नैतिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप उन चीजों को खत्म करने के लिए एक्शन में आइए। कुर्सी पे बैठना, कुर्सी को हासिल करना सबकी मंशा होती है, लेकिन उस कुर्सी के साथ बहुत जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। अगर उन जिम्मेदारियों का मुझे पता ही नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई आके मुझे बताए या कोई आके कंप्लेन करे या ये होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डाले तब इस पे एक्शन होगा, क्यों? वाई? राकेश जी, आपसे पूछती हूँ, आप क्यों बैठे हुए हैं अभी? मैं और सत्यनारायण जी कर रहे हैं, आप तो बहुत जिम्मेदार बनते हैं। जी, इसको कर रहे हैं। वहीं तो चोट करने के लिए मैंने आज ये प्रोग्राम रखा है कि ठीक है, सारा सिस्टम बिलाल जी ने बताया भ्रष्टाचार है, एक सिस्टम करप्ट है, एक सिस्टम ही डिफेक्टिव है, और उस सिस्टम को या तो हम एक्सेप्ट कर लें और जो मर रहा है मरने दें, और जो जी रहा है जीने दें, जो पैसे खा रहा है खाने दें। या तो एक तरीका ये है, या तो बुद्ध बन जाए कि भैया एक तो अभी 28 मरे, कल 100 मर जाएंगे, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा तो मरा नहीं है अभी। जब मेरा मरेगा मैं ज्यादा जोर से रो लूंगा, यही होगा ना। अदरवाइज उमेश जी, 27 लोग मरे हैं तो इस 27 लोगों के मरने की वजह से, इसके दुख में, इसके गम में, इसकी प्रॉब्लम में मुआवजा देने के अलावा कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा काउंसलर, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा अधिकारी, कौन सा इंजीनियर घर से आके बाहर बैठा है कि वो दुख में है, मैं भी ये कंडीशन में नहीं सोने वाला। यार एंजॉयिंग, उनमें से आधे तो दिल्ली में मिलेंगे नहीं, आधे तो अभी गर्मी है तो पहाड़ पर मिलेंगे। तो ये डिबेट से कुछ नहीं होने वाले, एक्शन में आइए। नहीं, डिबेट का मकसद हमारा केवल एक आवाज उठाना है। हम एक आम आदमी है, आम आदमी से मतलब नॉर्मल जनता है, आखिरी पायदान के खड़े हुए आदमी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बिलाल साहब जैसे हमारे जर्नलिस्ट जो हैं हमारे इस बीच में बैठे हैं। अदरवाइज हम तो अपने आप को बिल्कुल पायदान के बिल्कुल नीचे वाला आदमी मानते हैं, लेकिन एक फर्ज मानते हैं कि हमारा फर्ज ये है कि हम आवाज तो उठाएं, चिल्लाएं तो सही किसी गलत काम के खिलाफ, वही हम चिल्ला रहे हैं। और हम डिमांड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक डिमांड कर रहे हैं कंसर्न अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जांच होती रहेगी अपनी जगह, इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाए, उनको बिहाइंड द बार रखा जाए और तब जांच शुरू हो। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी तो उसके लिए जिम्मेदार जेई, एई, एक्शन और पुलिस इंस्पेक्टर, जो वहां का डिविजनल अफसर, सब इंस्पेक्टर वो है। जहां फायर के इक्विपमेंट नहीं थे तो फायर का इंस्पेक्टर जो है वो उसका जिम्मेदार है, जो वहां का डिविजनल अफसर है वो है। इसमें तो जांच का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लेना चाहिए बिलाल साहब जी। और राकेश जी, अगर आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो हम
इसको फैक्चुअल पोजीशन पे देखने की बात कर रहे थे, इसमें हमने कोई पॉलिटिकल एंगल शामिल नहीं किया। अगर हम इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने की कोशिश करें, जैसे आपने अभी मेरे सामने जिक्र किया और ये सर्वविदित है कि जिस तरह से चैनल्स ने इसकी रिपोर्टिंग की है कि बिल्डिंग ही अनऑथराइज थी, तो फिर जब आप देख रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा है, तो एमसीडी यहाँ पर क्यों चुप थी? ये तो अनऑथराइज थी। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने की कोशिश करेंगे तो सेलेक्टिव बुलडोजरिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बुलडोज करना है अनऑथराइज कॉलोनी को, तो यार्ड स्टिक दो नहीं हो सकती, फिर जहांगीरपुरी में और मुंडरका में दो डबल यार्ड स्टिक नहीं हो सकती। इसी पॉइंट को मैं बार बार इंगित कर रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल इंटेंशन, आप अपने आप को भ्रष्ट बनाकर समाज के अंदर अपने आप को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में काम करने लगते हैं, तो ये समस्याएं समाज के अंदर पहले भी बनी थी, अभी भी बनी हुई है और आगे भी बनी हुई रहेंगी। देखिए, यार्ड स्टिक आपको तय करनी पड़ेगी। सीधी जिम्मेदारी एमसीडी के अधिकारियों की है कि वो डबल यार्ड स्टिक का काम करते हैं। डबल यार्ड स्टिक, जब पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो अनऑथराइज कॉलोनी पर जाते हैं और बुलडोजिंग कर देते हैं और लोगों की रोजी रोटी छीन लेते हैं। सर ये वही है कि पहले चोर को बोलते हैं चोर करो, राकेश जी, कराते हैं, फिर उसको बुलडोजर किसी की जिंदगी बचाने के लिए नहीं चल रहे। यहाँ पे बुलडोजर अपनी पॉकेट और अपना पद बचाने के लिए चल रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? This is my point, my dear. This is what I am trying to tell you. एक सेकंड राकेश जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप रुकिए। आ रही हैं, उस पे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैंने अभी तक शांति से सबकी सुनी है। एक ही मिनट है सर हमारे पास। हाँ, 1 मिनट में ही मैं फिनिश कर दूंगा। पहली बात, बुलडोजर को अपने फायदे के लिए आप ही लोग हैं, आप ही जैसे लोग आ जाते हैं बुलडोजर रुकवाने। अनऑथराइज कॉलोनी, अरे आप बुलडोजर का छोड़िए, वो छोड़िए, टॉपिक हट जाएगा। उस पे नहीं आ रहे हम, कल की घटना पे आ रहे हैं। बुलडोजर पे मत जाइए, फिनिश कर वो उस पे हम कल डिबेट करेंगे बुलडोजर पे। यस राकेश जी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और वो ये है कि अब से पहले एक डिपार्टमेंटल एक्शन उन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए था। उमेश जी प्लीज जस्ट ए व्हाइल। अभी तक मेरा कहना ये है कि अब से पहले उन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन तो हो जाना चाहिए था, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे एमसीडी के लोग हैं, जो भी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अब से पहले उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाना चाहिए था। इसके बाद ये बनता है कि जो नेग्लिजेंट एक्ट के लिए जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है ऑनर्स के खिलाफ, वो मुकदमा ऑनर्स के खिलाफ तो है ही, वो इन ऑफिसर्स के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और बस अब समय नहीं है, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स डिबेट को और लंबा चला सकता था। मेरे पास 30 सेकंड है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आज की इस अपील कर रहे हैं हम, जो भी हमारी बात सुन रहा है, कि इसको सुन लीजिए, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पनिशमेंट दे दीजिए। एकदम पब्लिक को दिखना चाहिए कि जिन लोगों ने गलत किया है, जिनकी वजह से मौतें हुई हैं, उनको हम सजा दे रहे हैं, ये दिखना भी चाहिए, ताकि आगे इस तरह का दुस्साहस कोई ना करे। हम यही आज बात करना चाहते थे, और मैं आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ और बहुत साफगोई के साथ बात की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और समय की मेरी थोड़ी मजबूरी है, नहीं तो मैं और सुनता हूँ। जी सर, यही सामाजिक न्याय की मांग भी है। बिल्कुल, हम वही मांग कर रहे हैं। और जो भी इसको सुने, ये आवाज हमारी गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाए कि भाई इसके लिए कुछ करो, इसमें कोई ना कोई एक्शन होता हुआ दिखना भी चाहिए, ना कि भाई हम जांच करेंगे और ठंडे बस्ते में डाल देंगे।